हमारे साथ एमओएस एविएशन मुरलीधर जी जुड़ चुके हैं। मुरलीधर जी, एएआईबी की शुरुआती जो रिपोर्ट आई है 15 पन्नों की, उस पर उनका क्या कहना है, जरा एक बार सुन लेते हैं। 12 जून को अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था, उसके तुरंत बाद एक ही दिन के अंदर एआईबी की टीम ने, सभी एजेंसीज ने मिलकर वहाँ जो काम किया, तो एक ही दिन के अंदर हमें वहाँ पे ब्लैक बॉक्स मिला। उसके बाद बाहर कहीं भेजने की उसको आवश्यकता नहीं थी। उसको डिकोड करना, उसमें से डेटा निकालना, अब ये हमारे ही देश में होता है। पहले तो अगर कोई चॉपर का भी एक्सीडेंट होता था तो ब्लैक बॉक्स बाहर के देशों में भेजने की व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे देश में ऐसे लैब बने हैं जहाँ इस ब्लैक बॉक्स का पूरी उसकी जांच हुई। एआईबी एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, बिना कोई इंटरफेरेंस के वो काम करती है। और उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया, ये प्राइमरी रिपोर्ट है, ये प्राथमिक रिपोर्ट है, ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसमें जो आया है कि वो तो सबके सामने है। अभी भी वो ये सब घटनाएं जांच के दायरे में है, तो फाइनल उस पर कुछ कमेंट करना अभी सही नहीं है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन ऑफ इंडिया को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन आप ये समझिए कि विमान हादसा हुआ, क्या क्या पता चला, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सवाल, क्या फ्यूल में कहीं कोई दिक्कत थी? तो नहीं, टेक ऑफ थ्रस्ट चालू था, फ्यूल में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये इस रिपोर्ट में पता चल गया है। क्या पक्षी के टकराने से हादसा हुआ है? बहुत सारे लोग उस वक्त ये सवाल उठा रहे थे, तो यहां पर बहुत क्लियर हो गया कि ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, पक्षी के टकराने से कहीं कोई हादसा नहीं हुआ। एक और सवाल आता है सामने, वो भी सवाल हम आपको बता देते हैं, और वो ये कि हादसे के वक्त मौसम कैसा था? तो मौसम पूरी तरह से साफ था, मौसम की कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, यह भी पता चला है। राजीव प्रताप रूडी इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी हम आपको बताते हैं। तो नंबर एक तथ्य यह है कि विमान उड़ा है, दोनों इंजन पूरी ताकत के साथ उड़े हैं, और उसके पश्चात दोनों इंजन बंद हुए हैं, फ्लेम आउट किए हैं। और उसमें जो तथ्य उभर के आ रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो बंद हो गया, और फिर वापस कप्तान ने उसको चालू करने का अपने हुनर से, कैप्टन सब्रवाल ने और को पायलट ने, जो दूसरे सह कप्तान थे, उन्होंने अपने हुनर से उस वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए इंजन को फिर से रीलाइट करने का कोशिश किया है, कर दिया है। क्योंकि जिस समय विमान क्रैश किया है, दोनों स्विच ऑन पोजीशन में थे, तो कट ऑफ, रन और कट ऑफ। तो इसका मतलब है उन्होंने जो प्रतिवेदन में है, कट ऑफ करके फिर से वापस रन किया, विमान फिर से उड़ गया। सवाल यह है, ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है? इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि ये अगर आसमान में होता, 5000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं, और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर, एआईबी, डीजीसीए ही दे सकता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं। अतुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और बोइंग विमान में इस वक्त मौजूद है। अतुल, आपने बहुत डिटेल में एक एक बात को समझाया, जो पायलट आपके साथ मौजूद थे उन्होंने भी समझाया। सिर्फ एक सीधा सा स्पष्ट सा सवाल है, क्या रन से फ्यूल कट पर स्विच ऑटोमेटिकली मूव हो सकता है या फिर किसी के करने पर ही होगा? बस इतना सा सवाल।
देखिए, दो ऑप्शन होते हैं कि जो अंदर कॉकपिट का हिस्सा होता है वहां से अगर पायलट चाहे तो खुद उसके पास वो राइट्स होता है, जो कि मैंने आपको दो स्विच बताई थी। लेकिन जिस तरह से दो इंजन होता है, दो थ्रस्ट के जो भी ऑप्शंस होते हैं, उसी प्रकार से दो फ्यूल के भी ऑप्शन होते हैं। फ्यूल का टैंक 1 और टैंक 2 का ऑप्शन रहता है। अगर पायलट चाहता है तो दूसरे टैंक से दूसरे टैंक के अंदर फ्यूल को ट्रांसफर भी कर सकता है। अगर चाहे तो प्लेन को एक ही फ्यूल टैंक से रन भी कर सकता है। ऐसे में अंदर जो कॉकपिट होता है उसमें से पायलट के पास भी राइट्स रहते हैं, और दूसरा जो होता है वो इंजन के अंदर की तरफ से जो फ्यूल टैंक होता है उसके अंदर की तरफ से राइट्स रहता है। तो अब ये जांच रिपोर्ट के बाद ही अधिक स्पष्टता हो पाएगी। बिल्कुल, और यही बात है कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये प्राइमरी रिपोर्ट है, शुरुआती रिपोर्ट है। जब डिटेल रिपोर्ट आएगी विस्तार से, तो उसमें पता चलेगा एक एक पहलू के बारे में कि ये हुआ कैसे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अंकित की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वो और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे कि क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं शुरुआती रिपोर्ट में। एयर इंडिया 171 अहमदाबाद से लंदन की जो फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी प्राथमिक जांच रिपोर्ट आ चुकी है। जांच रिपोर्ट में क्या संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, क्या आशंकाओं को दरकिनार किया गया है, उसे हम कॉकपिट के अंदर के सिस्टम्स के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली जो थियरी आई थी कि क्या कहीं कोई बर्ड हिट हो सकता है, क्या कोई बाहरी कारण हो सकता है, उस तरह की कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं। एक खास पोर्शन पे कहा गया है कि क्या फ्यूल स्विचेस की वजह से हो सकता है वहाँ गड़बड़ी हुई हो। आखिर होते क्या हैं फ्यूल स्विचेस, कैसे उनका कंट्रोल होता है, हम एक 787 के एक वर्चुअल कॉकपिट के अंदर का हम ये जो संरचना है उसके द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये दो सीट्स होती हैं जहाँ पे पायलट्स और को पायलट्स बैठते हैं। ये डिस्प्ले स्क्रीन होता है, अभी इस पे रडार का नेविगेशन, रडार का डिस्प्ले ऑन है। चूंकि ये बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट माना जाता है, इसमें डिस्प्लेस इंटरचेंज यानी स्विच हो सकते हैं। इस पे एयरपोर्ट का लेआउट आ सकता है, इस पे कोई और डेटा भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। दो तीन एलिमेंट्स होते हैं, एक हम कहते हैं मैकेनिकल यानी जो स्विचेस हैं, एक कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, इसमें कुछ डिजिटल एलिमेंट्स भी हैं। चूंकि तीन तरह के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कई दफ़ा कहा जाता है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो, मैकेनिकल फेलियर हो या डिजिटल फेलियर हो। उन चीज़ों को लगता है कि प्राथमिक रिपोर्ट में एक तरह से दरकिनार किया गया है कि वैसी आशंकाएं व्यक्त नहीं की जा रही हैं। सारा का सारा जो फोकस है वो इस हिस्से पे आता है जिसे कहते हैं फ्यूल कंट्रोल। इस फ्यूल कंट्रोल स्विच में दो तरह के स्विचेस होते हैं। चूंकि एयरक्राफ्ट में दो इंजन्स होते हैं, तो बाईं तरफ के इंजन के लिए एक स्विच, दाईं तरफ के इंजन के लिए एक स्विच। अब ये स्विच काम कैसे करता जाए? काम दरअसल ये ऐसे करता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रन, यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ। अगर ये स्विच ऊपर की तरफ होता है तो इंजन्स में थ्रस्ट होता है, वहाँ फ्यूल की सप्लाई होती है। अगर ये नीचे की तरफ होता है तो इंजन का ईंधन जो है वो उसे नहीं मिलता है, वो कट ऑफ हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। रिपोर्ट की माने तो किन्हीं कारणों से जब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था और या कर चुका था, उसके बाद किन्हीं कारणों से ये दोनों ही स्विचेस रन के बजाय कट ऑफ पे थे। अब देखिए, ये इतना आसान नहीं है। अगर रन से कट ऑफ या कट ऑफ से रन पे लाना है तो ये कोई पायलट सीधा नहीं कर सकता है। किसी को यहाँ पे एक नॉब होता है, उस नॉब को दबा के ऊपर की तरफ खींचना होता है। अगर हम इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे और उसके बाद हम इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं कि अगर ये मैकेनिकल फेलियर नहीं है तो अभी तक बोइंग या जीई को, उनके ऑपरेटर्स को किसी भी तरह के दुनिया भर में जो बाकी के एयरलाइंस हैं उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, यानी कोई ना कोई जिसे हम कहते हैं इनहेरेंट प्रॉब्लम अभी तक रिपोर्ट में ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि किन कारणों से, कहने वाले एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के इन स्विचेस का अपने आप नीचे या ऊपर जाना लगभग असंभव है। अभी जांच में हो सकता है महीनों या सालों लग जाएं, लेकिन पूरी की पूरी जो जांच है इन दो स्विचेस पे ही आधारित है कि कैसे ये स्विचेस रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पे आ गए। देखिए, ये इसलिए भी इनका इस्तेमाल तब भी होता है जब अगर बहुत ऊंची फ्लाइट हो, किन्हीं कारणों से इंजन फेलियर हो जाए, तो जिसे हम कहते हैं ना रीस्टार्ट करो, रीबूट करने के काम भी आते हैं। अचानक से अगर 35,000 40,000 फीट की ऊंचाई पे एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं और किन्हीं कारणों से अगर इंजन फेल हो जाए तो इन्हें वापस से कट ऑफ करके
दोबारा से रन पे पायलट्स लाते हैं। ये एक तरह से ऑटो बूट की तरह काम करता है, लेकिन 10 सेकेंड 15 सेकेंड टेक ऑफ के अंदर में इनका रन से कट ऑफ पे आना अपने आप में एक सवाल जरूर उठाता है। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश की जाएगी।